हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम क्या होगा, जितनी भी बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, देखो भाई, पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, किसमें, एक शुद्ध पदार्थ में और एक मिश्रण में। शुद्ध पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। मिश्रण में पता है किसी भी चीज को, दो तत्वों को आपस में मिला दो जो कि एक निश्चित अनुपात में नहीं है, वो मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व कैसे होता है, मान लो एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के उसमें क्या है, परमाणु है। ठीक है, उसे कहते हैं तत्व। जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोजन, हम कहते हैं नाइट्रोजन, हम कहते हैं गोल्ड, और हम कहते हैं सोना चांदी, जितनी भी मतलब किसी एक तत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, एक प्रकार का केवल तत्व है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बात करूँ यौगिक की। यौगिक में क्या होता है कि अलग अलग दो तत्व होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में क्या बनाए, एक मिश्रण, मतलब एक यौगिक का निर्माण करें। ठीक है, इसमें अनुपात बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हम बात करें H2O की, जल की, तो जल में जो हाइड्रोजन है वो 2 रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो 16। ठीक है, मतलब इस तरीके से उनका अनुपात रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन देखो 14 रहेगा और हमारे हाइड्रोजन 3 रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, यौगिक और तत्व। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी दूसरी चीज के ऊपर, नियमों के बारे में। हमने रसायन विज्ञान में नियम बनाए अलग अलग। क्या है, सबसे पहला है द्रव्यमान संयोजन का नियम। क्या कहता है ये दिया था लेवोशियर ने, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हमें बताया गया है कि जब तत्व है ना, या कोई समीकरण, जैसे हम समीकरण बनाते हैं कि ये अभिक्रिया हुई है, ठीक है, ये अभिकारक है, उससे हमें क्या मिला है, अभिकारक से हमें मिला है उत्पाद। तो ये जो हमारी क्रिया है, इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो भी द्रव्यमान है, ना तो वह नष्ट हो सकता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ये बताया था लेवोशियर ने। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सरल द्रव्यमान संयोजन का नियम। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसकी परिभाषा पढ़ूंगा। यह नियम लेवोशियर ने दिया था। इसका परीक्षण जो था वो लैंडोल्ट ने किया था। इसका परीक्षण लैंडोल्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमानों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि क्रियाकारक उत्पाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो उन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वह बराबर होगा पूर्ण रूप से। अगर नहीं होता है तो उसका क्या हुआ, जो क्रियाशील में, मतलब जो क्रिया करने में जो चीज खत्म हुई है, वो उसमें द्रव्यमान चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक माचिस की तीली को जलाते हैं। ठीक है, तो जो माचिस का जो द्रव्यमान है वो मान लो कुछ 1 ग्राम होगा। ठीक है, उसमें जो जला उसके बाद वो क्या बन गई, राख बन गई। तो आप कहोगे कि यार ये तो राख बहुत कम है, इसका वजन तो बहुत कम हो गया, माचिस 1 ग्राम थी, ये राख तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो हमें उत्पाद मिला है वो पूर्ण रूप से नहीं मिला है। कुछ उत्पाद जो है वह हवा में, हमारी गैस में परिवर्तित हो गया है, कुछ हमारा भाई हाइड्रोजन में बन गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकल गई है, तो अलग अलग उसमें परिवर्तित हो गया है। तो हम कह सकते हैं अगर हम उनको भी इकट्ठा कर ले, राख को इकट्ठा कर ले, तो वो उस माचिस की तीली के बराबर होगा जो हमें उत्पाद मिला है। समझ में आया। अब आ गया निश्चित अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमें दिया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा था, ये तो हमने बहुत बचपन से पढ़ रखा है कि यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार का अनुपात समान रहता है, चाहे आप कहीं से भी उसे प्राप्त करो। क्या है इसका मतलब कि मान लो मैंने एक यौगिक बना दिया, अभी मैंने यौगिक की परिभाषा दी थी, जैसे जल। अब मैंने जल बनाया है जिसमें H2O होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब मान लो मैं इसी H2O को कहीं और से प्राप्त करता हूँ, मैं नाली के पानी से प्राप्त करता हूँ, मैं तालाब से लेता हूँ, मैं समुद्र से लेता हूँ, नदियों से लेता हूँ, अपने घर से लेता हूँ। तो अगर मैं उनका अनुपात देखूंगा, H2O जो अनुपात उनका रहेगा वही हर जगह प्राप्त होगा, चाहे आप कहीं से भी उसे प्राप्त करो। तो यही था सरल या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो लेवोशियर प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट याद रखना है, लेवोशियर ने दिया था हमें निश्चित द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संयोजन का नियम, और ये हमें दिया है निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं अमोनिया NH3, तो अगर हम NH3 कहीं से भी प्राप्त करें तो उनका जो अनुपात है 1:3, वो बराबर ही रहेगा चाहे कहीं से भी प्राप्त करो। ठीक है, अब हम आते हैं गुणित अनुपात के नियम पर। ठीक है, ये दिया था डाल्टन ने। ठीक है, गुणित अनुपात, मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है इसका मतलब, इस नियम के अनुसार देखो, यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है, ये हमें पता है। तो छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में होता है। अब जैसे मान लो 2 तत्व है, मान लो एक तत्व है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मैं कहता हूँ H2O2, है ना, ये बन रहा है क्या, H2O2 एक निश्चित अनुपात बन रहा है 2:2। अगर इसको सरल में करें तो 1:1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं H2O को मिलाऊं, जो हम जल है, तो उसका अनुपात कितना आएगा, 2:1। तो मतलब कि कुछ समानता दिखी गई, कुछ सरल अनुपात देखा गया। तो अगर हम ऐसे ही अलग अलग तत्व एक ही प्रकार के मतलब यौगिक से अलग अलग यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, तो अलग अलग तत्व बनाए जा रहे हैं ना, इनका अगर हम अनुपात देखें तो एक निश्चित अनुपात में होता है, एक बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इस तरीके से हमें देखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
यदि दो अलग अलग तत्व, ठीक है, ये दो अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग संयोजित होते हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इसको पहले वाले से कर दिया, ऐसे अलग अलग हम क्या करें संयोजन करते हैं, तो वे जिस द्रव्यमान का अनुपात बनाते हैं वो मतलब वो तीसरा वाला है ना, तो एक समान है या द्रव्यमान के अनुपात का गुणक होते हैं, ठीक है, मतलब गुणक होते हैं। कैसे होता है, मान लो हमने लिए तीन तत्व ले लिए, एक ले लिया कार्बन, एक ले लिया ऑक्सीजन और एक ले लिया हाइड्रोजन। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो CO2 मिला, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो हमें मिला CH4 मिला। अब हमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों अगर हम इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो H2O मिला। अब जो इनका अनुपात होगा, जो उसमें मिला था, किसमें, कार्बन में, जो उसमें मिला था हाइड्रोजन में, इन दोनों का अगर अनुपात देखें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिले हैं वो निश्चित आता है, ठीक है, उन्हीं के बराबर आता है, ठीक है। ये इस तरीके से नियम है कि दो अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोजन करते हैं, वे जिस द्रव्यमान के अनुपात बनाते हैं या तो एक समान है या द्रव्यमान के अनुपात का गुणक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, विलयन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलयन क्या है। देखो हम कहते हैं कि दो चीजें मिलाई तो हमें क्या मिल गया, एक नई चीज मिल गई, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन विलयन। सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन में देखो क्या होता है, जैसे हमने क्या करा, पानी के घोल में नमक को मिला दिया, अब कहेंगे ये हमें एक नई चीज मिल गई, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, किसका, नमक और पानी का घोल बन गया, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, हमने दो चीज मिलाई ना, एक नमक मिलाया और एक पानी, इन दोनों से हमें क्या मिला, सॉल्यूशन, जिसे हमने कहा है विलयन। तो हम क्या कहते हैं कि जो कम मात्रा में रहता है, जो कम मात्रा में रहता है वो होता है विलय, क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम कहते हैं विलायक, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें क्या मिलती है, तीसरी चीज सॉल्यूशन, समझ में आया। अब देखो हम विलय को मैंने बता दिया कि वह अवयव जो कम मात्रा में हो वह क्या है, विलय है, वह अवयव जो ज्यादा मात्रा में हो वह क्या है, विलायक है। और याद रखना जब भी हम विलयन बनाएंगे तो जो भी जितने भी भाग है उसमें हर भाग में क्या होगा, एक समांगी मिश्रण हमें मिलना चाहिए। अब समांगी मिश्रण क्या होता है कि वे मिक्सर जिसमें प्रत्येक भाग में समान समान क्या हो, समान समान घटक, समान समान क्या हो, संगठन हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिक्सर। जैसे अगर हम नमक और पानी के घोल को पिएंगे, अगर हम नीचे से पिए, इधर से पिए, उधर से पिए, कहीं से भी पिए, तो हमें एक समान समान क्या मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा, ठीक है, इधर से पियो उधर से पियो, तो इसका मतलब ये समांगी मिक्सर है। पूरी तरह से मिलने वाले मिक्सर को हम कहते हैं समांगी मिक्सर, पूरी तरह से मिल जाए। और विषमांगी क्या होता है, जो पूरी तरह से ना मिले, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी बचपन के 9th में कि अगर हम पानी में मिट्टी को मिलाते हैं तो क्या होता है, मिलती है, नहीं मिलती ना, नीचे जाकर बैठ जाती है, तो ये क्या है, विषमांगी मिक्सर है, ठीक है। समांगी में क्या होता है, पूरी तरह से मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके बारे में, मोल के बारे में। मोल क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, मोल एक नंबर है, क्या है, मोल एक संख्या। मोल क्या है, मोल एक नंबर है, ये याद रखना। कैसा नंबर है, कोई एक डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई एक संख्या है। कैसी संख्या है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे को एक दर्जन केले दे दीजिए, तो एक डजन क्या है, ये एक तरह का संख्या है, डजन मतलब 12, डजन मतलब 12, एक डजन केले मतलब 12 केले। इसी तरीके से हमने केमिस्ट्री में क्या करा है, मोल बना दिया, एक निश्चित संख्या बना दी है। अगर हम किसी को कहेंगे मुझे 1 मोल दे दीजिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे 6.022 गुणा 10 की घात 23 चीज दे दीजिए, समझ में आया, इतने मोल दे दीजिए। मतलब क्या है कि मैं कहूंगा ये पेन मुझे 1 मोल दे दो, इसका मतलब है मैं इसको 6.02 गुणा 10 की घात 23 पेन देने पड़ेंगे, मतलब इतने पेन। मतलब ये मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। और हम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एटम्स के लिए, उनके मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हम केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स में, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल का। तो एक संख्या है, क्या है संख्या, 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, और इसे हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, देखो एक परमाणु होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो भार होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब वो कितना होता है, वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, इतना कम, ठीक है। उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं या उन्हीं दोनों को मतलब एक बराबर रहता है, तो वही हमें कहलाता है AMU एटॉमिक मास यूनिट। हम इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम रहता है, इतना कम रहता है कि उसे हम नगण्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है। इसके बाद देखो, है ना, हमने ये मोल संकल्पना देखी। हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि कार्बन 12 में उपस्थित, है ना, कार्बन 12 में उपस्थित मोलों की संख्या। इसका मतलब है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि 12 कार्बन को, है ना, मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलों की संख्या से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 ग्राम। बस GM क्यों कहते हैं, GM मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, इसी को कहते हैं मोल, ठीक है। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 इसी का मतलब होता है, ठीक है, किसका, मोल का। अगर हाँ सॉरी ग्राम हम किसे बोलते हैं, ग्राम हम बोलते हैं जब हम एटॉमिक मास यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, हमारे एवोगैड्रो नंबर मोल से। मतलब कि 1.67 गुणा 10 की घात -24 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6.022 गुणा 10 की घात 23 से, तो हमें मिलता है क्या, ग्राम यूनिट। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं, मान लो मैं 12 क्या चाहिए, कार्बन के चाहिए, कार्बन में कितना मतलब भार होता है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 1.67 गुणा 10 की घात -24 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 गुणा 10 की घात 23 से, तो हमें मिल जाएगा ग्राम, 12 ग्राम, ठीक है। ये कार्बन का भार आ गया। तो हमारी मोल संकल्पना हुई। अब इसके हम थोड़े सवाल देखेंगे। हमें मोल निकालना है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज है।
दिए गए भार, दिया गया भार जो भी दिया गया है बटे में उसका आणविक भार कर दो तो हमें मोल निकल आएंगे, ठीक है, याद रखना। दिया गया भार बटे में आणविक भार। जैसे क्वेश्चन है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, तो हमें दिया गया भार क्या है, ऑक्सीजन का 32, और हमें क्या निकालना मोल, तो दिया गया भार 32 डिवाइड कर दो किससे, अपने उसके आणविक भार से। ऑक्सीजन का आणविक भार कितना होता है 16, तो 16 का जब हम 32 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन में 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 64 ग्राम O2 में O2 के मोलों की संख्या, तो यहां पर हमें दिया गया भार कितना है 64, और यहां पर O2 की बात हो रही है तो यहां पर ऑक्सीजन डबल हो गए, ठीक है। तो 16 16 32, तो 32 का डिवाइड करेंगे 64 से तो हमें कितना मिलेगा, यहां भी 32 गुना दूनी 64, तो 2 मोल फिर से हमें O2 के प्राप्त हो गए। अगर हम अणुओं की बात करें, मैं कहूं कि 12.04 गुणा 10 की घात 23 H2 अणु में H2 के मोल कितने, यहां अणु दे रखे हैं, मोल की बात हो रही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें पता है कि एक मोल में कितने मतलब एक मोल कितना होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23, तो हमें एक H2 में निकालना है, तो H2 में एक मोल होता है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हमें दिया गया जो भी अणु भार है उसका डिवाइड कर देंगे अपने जो हमारा एक मोल का अणु है, ठीक है। तो जब उसको करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 को 12 से कर दो, डिवाइड कर दो तो कितना प्राप्त हो गया 2 मोल, सिंपल, ठीक है, मतलब सब में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं 36 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अब हमें अणु निकालना है, तो हमें दिया गया भार कितना है H2O का, जल का 36 ग्राम, तो हमें पता है एक मोल H2O में क्या होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, ठीक है, और उसका जो आणविक भार है वो 18 है, तो हम क्या करेंगे पहले मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 32 का 18 से करा तो हमें मोल निकल गया कितने है 2। अब हमें पता है मोल क्या होते हैं 6.02 गुणा 10 की घात 23, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमें पता लग गया अणु कितने हैं, इसमें कितने हैं 12.04 गुणा 10 की घात 23 अणु है H2O के। थोड़ी कैलकुलेशन अजीब लग रही है लेकिन आसान है, ठीक है। से 24.08 गुणा 10 की घात 23 जल के अणु लेने पर जल का ग्राम में कितना भार होगा। अब यहां पर हमें भार ही पूछ लिया, अणु दे रखे हैं, भार बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक मोल में फिर से पता है इतने अणु होते हैं 6.02, मैं ये ना बोलकर अवगाद्रो संख्या बोल दे रहा हूं, ठीक है, इतनी अवगाद्रो संख्या होती है, 18 ग्राम उसका आणविक भार होता है, तो हमें दिया गया क्या है आणविक भार बटे में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें उसका हमें भार निकालना है, ठीक है। तो आणविक भार बटे में क्या हो जाएगा, उसका मूल वाला एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, और 18 क्या है उसका आणविक भार, तो हमें आणविक भार पता है उसका, तो x मान लेंगे उसको, हम किसको x मानेंगे जो हमें नहीं दिया गया है, तो यही इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे जो कि आएगा 75 ग्राम, ठीक है। की 3 मोल H2O, अब हमें मोल दे रखे हैं, अब यहाँ बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे, 3 मोल H2O है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 मोल H2O को है ना बनाने के लिए कितने मोल, देखो यहाँ पर 2 मोल तो H के होंगे, ठीक है, और 1 मोल ऑक्सीजन का है, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर रस समीकरण की मदद लेंगे कि 1 मोल H2O से हमें मिलता है क्या 2 मोल H के होने चाहिए और 1 मोल ओके ऑक्सीजन के, ठीक है, तो हमें मिलेगा H2O। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 मोल H2O से हमें मिलने चाहिए कितने 2 हाइड्रोजन मोल, मतलब एक पहले एक की संख्या निकालेंगे, ठीक है, और फिर जितना दिया गया उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें आखिरी होगा कि जो हाइड्रोजन के है ना मोल होंगे वो कितने होंगे, जो हमें मोल दे रखे हैं, जैसे 3 है तो उसका डबल कर दो 6 मोल H2O के होंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 3 मोल ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे सांद्रता के पदों के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अब देखो इसी के नाम से हम देखते हैं कंसंट्रेशन, मतलब हमने अभी पढ़ा क्या विलय विलायक विलयन क्या होता है। अब हम अगर कोई हमसे सवाल करे कि ये देखो मैंने एक सॉल्यूशन बना के दे दिया है, इसमें मुझे बताओ कि इसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, उसको पता लगाने के लिए किसी एक चीज पर फोकस कंसंट्रेशन करने के लिए कंसंट्रेट करके उसको निकालने को ही हम क्या कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो हमें दिया गया है क्या इस तरीके से हमें दिया गया है कि देखो ये मैंने जल बनाया है H2O है ना, इसमें बताओ कि ऑक्सीजन की कितनी मतलब मात्रा है और हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, तो ये चीज जब हम निकालेंगे तो हम इसे कहेंगे हम सांद्रता निकाल लें, किसी एक विषय एक चीज के बारे में निकाल लें, मान लो ऑक्सीजन कितने मिला है हाइड्रोजन कितना मिला है, ठीक है। इस तरीके से या हम ये कह सकते हैं किसी विलय में किसी विलयन में, ठीक है, मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, किसी विलयन के पर लीटर या पर केजी में विलय के मोलों की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं सांद्रता के पद अलग अलग चीजों से निकालेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, जिसे हम कहते हैं W/W। क्या होता है ये होता है कि किसी विलयन के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, बस उसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। सॉरी मैंने तो ये मोलर बता दिया यार, यहां पर हमें प्रतिशत में निकालना द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब है कि विलयन का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, बस निकल आएगा। द्रव्यमान पे बात हो रही है बस, ठीक है। उसके बाद है अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन के लिए विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100, बस विलय का आयतन विलयन का आयतन गुणा में 100, बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों चीज की बात करें, मान लो यहाँ आयतन मिला रहे थे, मान लो पानी को किसी जल में मिला, पानी को किसी और द्रव्य में मिला दिया, हमने ठोस को किसी और ठोस के साथ मिला दिया है ना, द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ, लेकिन अब दोनों ही चीज आ जाए द्रव्यमान और आयतन एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे द्रव्यमान
क्या होगा यहाँ पर, विलय होगा, और आयतन क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है। आयतन हमें क्या मिलेगा, विलयन। तो हम कहेंगे विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन और उसका 100 से गुणा हो जाएगा, बस, ठीक है। यहाँ पर सवाल भी हम देखते हैं। मान लो हमने नमक को पानी में मिलाया, ठीक है, NaCl को पानी में मिलाया। NaCl था हमारे पास 5 ग्राम और H2O हमारे पास मान लो था 20 ग्राम, ठीक है। उसको जब मिलाया, उसका जब 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का 100 से कट गया कितनी बार, 5 बार में, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 25% क्या मिला हुआ है, हमारे NaCl मिला है हर किसके उसमें भाग में, H2O के पानी के भाग में, समझ में आया ना। उसके बाद है, अगर हमसे कहे कि 0.5% W/W है, इसका मतलब वेट है, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 0.5, इसका मतलब कि 0.5 ग्राम विलय उपस्थित है पर 100 ग्राम विलयन में, समझ में आया। अगर मैं बात करूं 0.5% V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 0.5 मिलीलीटर, हाँ मिलीलीटर विलय उपस्थित है विलयन के 100 मिलीलीटर में, समझ में आया। उसके बाद मैं बात करूं 0.5% W/V, इसका मतलब है कि 0.5 ग्राम विलय उपस्थित है किसमें, 100 मिलीलीटर, किसमें, विलयन में। अब हम आते हैं यहाँ पर एक और सवाल के ऊपर कि 20 ग्राम ग्लूकोज को जब 36 ग्राम जल में घोलने पर, है ना, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो ग्लूकोज को हमने किसमें बोला, जल में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, V/V, दोनों चीजें क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर ग्राम में दे रखा है ना, है तो लिक्विड लेकिन ग्राम में दे रखा है, तो W/W आएगा ना। तो यहाँ पर हम 20 ग्राम क्या है, हमारा विलय है, और हमने कितना लिया है, विलयन हमने लिया है, विलयन क्या होता है, जो दोनों का मिक्सचर है, तो हमें विलयन कितने का मिलेगा, 20 ये है, 36 ये है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, 36 20 56, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो और मिल जाएगा क्या, ग्लूकोज विलय का प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक है, भार प्रतिशत। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, लीटर वाला प्रतिशत। मान लो 40 मिलीलीटर एल्कोहल, मतलब लिक्विड वाला, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 40 मिलीलीटर एल्कोहल को 90 मिलीलीटर जल में मिलाया है, जल तथा एल्कोहल दोनों का आयतन प्रतिशत V/V ज्ञात करो। तो 40 विलय हो गया, 90 क्या है हमारा विलायक, और विलयन हमें बनाना है, तो 90 + 40 कर दो, उसको डिवाइड कर दो किससे, 90 से, और मान लो 40 से, सॉरी मैं एल्कोहल निकालना है, ठीक है, मान लो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। हो गई छोटी बात, ठीक है। अब क्या है, हमें बात करनी है मोलरता ये क्या होता है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोलरता क्या होता है, ये भी सांद्रता के ही पद में आती है। हम यहाँ पर बात करते हैं विलय की, ठीक है, किसकी, विलय की, जो मैंने सबसे पहले गलती से बता दिया था कि क्या बताया था कि विलयन के पर लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है। और मोलरता क्या होता है, विलायक, यहाँ विलयन नहीं होगा, विलायक में उपस्थित पर केजी में विलायक के पर केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलरता में देखा, मोलैरिटी क्या होता है, देखो मान लो 20 ग्राम NaCl है, वो हमने 150 मिलीलीटर जल में, अब यहाँ पर मिलीलीटर है, हम यहाँ पर लीटर और केजी की बात करते हैं। अगर कोई लीटर मिलीलीटर में दे रखा है तो उसका 1000 से भाग होगा, अगर कोई ग्राम में दे रखा है तो उसका 1000 ग्राम से डिवाइड, भाई क्या होगा, भाई भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ग्राम NaCl को 150 मिलीलीटर जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो हमें पता है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्राम, यहाँ पे मिलीलीटर, इसका मतलब है मोलरता निकालनी, यहाँ दिया गया मोलरता। तो मोलरता क्या है कि विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन में भार पर लीटर पे, तो पर लीटर नहीं है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या हमारा 150। अगर यहाँ पर देखो हमें भार दिया है ना कि मोल दिया है, तो मोल के निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया गया भार बटे में अणु भार, तो NaCl का भार 20 ग्राम दिया है और बटे में हो जाएगा उसका अणु भार, और ऊपर हमारा 1000, नीचे हमारा क्या जो आयतन दे रखा है। ये सब करने के बाद मोलरता प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से मोलरता भी निकालेंगे। यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना, विलय के तो मोल है, लेकिन क्या है, विलायक का पर केजी में द्रव्यमान है, ये याद रखना, विलायक क्या है, पर केजी में है, ठीक है। सवाल करते हैं कि 20 ग्राम CH3OH को जल में मिलाकर 150 ग्राम विलयन तैयार किया गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता तो क्या दिया गया, हमें भार दिया गया, अणुभार नहीं दिया गया, तो इससे हम मोल निकाल लेंगे, ठीक है, अणुभार निकाल के। उसके बाद हमें दिया गया है ग्राम में भार, तो हमें मोलरता प्राप्त है, तो विलायक तो हमें दिया ही गया है, विलायक क्या है हमें, अच्छा ये विलयन दिया गया, तो विलायक के लिए क्या करते हैं, दिया गया भार, मान लो हमें दो से मिलाकर, तो विलय और विलायक से मिलकर तो विलयन मिलेगा, तो विलय और विलयन को माइनस कर दो तो विलायक आ जाएगा, तो वो होगा 20 का मल्टीप्लाई 20 का माइनस 150 से करेंगे तो 130 हमें प्राप्त हो जाएगा विलायक, और ये ग्राम में दिया तो ऊपर भाग आ जाएगा 1000 का। तो ये सब करने के बाद हमें मोलरता प्राप्त हो जाएगी। देखो भाई सवाल जो है ना वो खुद करो, मैं तो अपने नोट्स को याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए सवालों को पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें खुद अपने आप से करने पड़ेंगे, बुक से देखो या यूट्यूब से देखो, सवाल लगाओ, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है कि 0.5 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें विलायक भी दिया गया है, हमें विलय के मोल नहीं देंगे, वो निकालेंगे 0.5 का वर्ग कर देंगे अणुभार से, ऊपर आ जाएगा 1000 क्योंकि ग्राम में, नीचे आ जाएगा 80, और सबको अगर काटे पीटेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो आएगा 0.15। इसका मतलब है कि 0.15 किसके मोल, NaOH के मोल मिले हुए हैं किसमें, 80 ग्राम जल में, ये होता है इसका मतलब। ये हो गया हमें मोलरता।
देखेंगे आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होता है। देखो जहां हम वास्तविक अनुपात को दिखाते हैं, मतलब कि मान लो मैंने एक यौगिक लिया H2O2, इसमें जो इसका अनुपात होगा वो होगा 2:2। ये क्या है, ये एक वास्तविक अनुपात है। अगर मैं इसको सरल में बना दूं, इसको काट दूं 2 और 2 को, तो एक अनुपात 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका सरलतम अनुपात है। तो इसको कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान या मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, तो वो जो बनेगा H2O2 से कितना बन जाएगा, H और O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र, और द्रव्यमान अभी हमने देखा। ठीक है, द्रव्यमान के लिए उसी का अनुपात कर देंगे, तो सबको प्लस माइनस प्लस करके द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें इनके बीच का संबंध देखना है। इनके बीच के संबंध को कहते हैं n। तो इनका बीच का संबंध होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे में मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो हमें n निकल आएगा। n से क्या होगा, देखो हम इससे आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे, आणविक सूत्र इज इक्वल टू में हम कर दो n का मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमारा मूल अनुपाती सूत्र है, तो हमें निकल जाएगा आणविक सूत्र। ठीक है, इसके सवाल होते हैं, हम सवाल करेंगे। एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति पाई गई है, जहां पर कार्बन जो है वो है 40%, हाइड्रोजन 6.67%। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 150 ग्राम हो तो यौगिक अणुसूत्र ज्ञात करो। हमें मोलर द्रव्यमान हमेशा दिया गया होगा, हमें क्या निकालना है, अणुसूत्र द्रव्यमान निकालना है या अणुसूत्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखा कि कार्बन दिया गया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन तो नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए 40 और 6 को जोड़ेंगे और उसका माइनस कर देंगे 100 से, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दे रखा है, तो इसका मतलब 100 का है सारा कुछ। तो 100 से हम माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन निकल आएगा, वो निकलेगा 53.33%। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या है, इसका मतलब वही है, ये ग्राम है, इतने इतने ग्राम है। ठीक है, तो 40 ग्राम, 6 ग्राम, 53 ग्राम, इस तरीके से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका जो प्रतिशत में जो हमने ग्राम बनाया है उसका हम डिवाइड कर देंगे उनके आणविक द्रव्यमानों से। जैसे कार्बन का 40 है तो उसका कर देंगे आणविक भार से क्या डिवाइड, तो 12 का 40 से करा तो 3.33 आएगा, 6 का करा 1 से तो वही आ जाएगा। ठीक है, और 16 का ऑक्सीजन का करा 53 से, तो हमें 3.33 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 3, 6, 3, ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। यहाँ पर जो हमें अब आया है उसका जो सबसे छोटा है उसका सबसे डिवाइड हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा वो छोटे वाले का। तो 3 का सबसे छोटा वही है 3.33, तो उसी का सबका हुआ तो 1, 2, 1 ये अनुपात में आया है। तो अब हमें मूलानुपाती सूत्र पता लग गया जो कि है CH2 और O, CH2O। अब इसका हमें द्रव्यमान निकालना है जो कि आएगा 30। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का संबंध। हमें आणविक सूत्र भार दिया गया था, होता कितना 180 ग्राम, मोलर द्रव्यमान होता वही आणविक सूत्र भार। ठीक है, द्रव्य भार। ठीक है, तो 180 का जब हमने डिवाइड करा 30 से तो निकल के आई n की वैल्यू 6। अब हमें आणविक सूत्र के लिए क्या करना है, n का मल्टीप्लाई मूलानुपाती सूत्र से करना है। तो वो आएगा हमारा, जब 6 का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे तो C6H12O6, मतलब ये तो ग्लूकोज है। इस तरीके से एक यौगिक में NaSH व ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 14.28%, 9.92%, 6.20% है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में स्थित है। क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात करना यदि इसका मोलर द्रव्यमान 322 ग्राम हो। तो हमें क्या पूछा है कि इसका हमें क्रिस्टलीय यौगिक बनाना है, जहां पर हमें हाइड्रोजन को अलग से लिखना है। ठीक है, हाइड्रोजन कह रहा हूं, जल को H2O को अलग से रूप में लिखना है। तो अगर हम इसका करेंगे तो हमें सारे दे रखे हैं, किसका मान नहीं दे रखा, ऑक्सीजन, तो सबको प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे 100 से, ऑक्सीजन का मान निकल आएगा। अब इन सब का जो ग्राम में भार है उसको कर देंगे अणु भार से क्या डिवाइड, तो हमें निकल जाएगा क्या, इनके मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकल गई। अब इन मोलों की संख्या से, है ना, जो सबसे छोटी संख्या है उसका हम क्या कर देंगे, आपस में सबका डिवाइड कर देंगे। यही ट्रिक है। तो हमारा आएगी जो सब, मतलब ये हमारा मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा, जिसमें Na2 है, S अकेला है, हाइड्रोजन के 20 है, ऑक्सीजन के 14 है, और हमसे किया गया है H2O को अलग करके लिखना है। तो हम H2O को अलग कर देंगे, तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा Na2, S और O जो होगा वो 4 बचेगा। क्यों, अगर हम इसे जब हम इसको बराबर करके लिखेंगे, ठीक है, H2O में करना था ना, तो हमने क्या करा, He को पूरा अलग कर दिया, तो वो 10 गुणा 2 की 20 हो जाएगा, और O को यहाँ पर हमने 4 इधर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमने करा। इसे करके देखने वाले सवालों को हमें मूलानुपाती सूत्र पता लग गया है, हमें द्रव्यमान दे रखा है। इन दोनों को जब हमने आपस में डिवाइड करा तो हमने जब इसका ग्राम भार निकाला वो भी 322 निकला, दिया गया भार जो वो भी 322 है। इसका मतलब यही हमारा आणविक सूत्र है, तो इसको यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे रस समीकरण मिति, जिसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, जो हमें रिएक्शन दे रखी है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल एक पोस्टमार्टम के रूप में निकाल देते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है H2O, वही लेते हैं। ठीक है, H2O में H2 रहता है, O2 रहता है। सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बराबर करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के बाद जो मोल होंगे उसको लिख लेना है, उसके मोल लिख लेना है। फिर उसमें भार जो होगा उन भारों को लिख लेना है, उनके अणु भार लिख लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें STP भी लिख लेना है। STP पता होना चाहिए कि ये 22.4 रहती है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर किसी के 2 मोल है तो उसका मल्टीप्लाई 22.4 से हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, STP पर आयतन भी हमने ले लिया है। तो 4 चीजों के बारे में ध्यान रखना है, बैलेंस होनी चाहिए, मोल उसका लिखो, उसके बाद क्या लिखो, उसके द्रव्यमान लिखो, और STP जब पूछा जाए। ठीक है, सवाल करते हैं, 8 ग्राम H2 को O2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता है कि वह पूर्ण रूप से उपभोग होकर जल बना सके, वह बनने वाले जल की मात्रा भी बताइए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, H2O बताना है कि वो कितना बनेगा जब 8 ग्राम H2O है। तो सबसे पहले हमें तो ये नहीं पता O कितनी है,
यहाँ पर हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करा जाएगा स्टोइकियोमेट्री का रस समीकरण विधि। तो हमें पता है कि जब 2H2O मिलता है O2 से तो मिलता है 2H2O, 2H2 मिलकर O2 से बनाता है 2H2O, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 4 ग्राम H2 से प्राप्त होता है क्या, 32 ग्राम O2, और उससे प्राप्त होता है 36 ग्राम H2O। यहाँ पर हमें स्टोइकियोमेट्री से पता है, तो इसका मतलब एक H2 है ना, एक H2 से बनेगा 32/4, 1 ग्राम H2 से बनेगा 32/4 O2, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है 8 ग्राम H2, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई जब इन सब से करेंगे 32/4 से, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है, यहाँ पर हमें आएगा 64। तो 8 ग्राम H2 से मिलेगी 64 ग्राम O2, और यहाँ पर अगर हम निकालें H2O की कितनी मात्रा होगी, तो हमें पता है, क्या पता है कि 32 ग्राम O2 से मिलता है कितना, 36 ग्राम H2O। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राम O2 के लिए क्या करेंगे, 36 का डिवाइड कर देंगे इससे 32 से, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो हमें पता लग जाए कितने H2 बनेंगे, 72 ग्राम H2O बनेंगे। ये हमारा आंसर है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब सवाल करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए ये सवालों को बता रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ और अच्छे सवालों को। तो 64 ग्राम O2 से मिलेगी हमें 32 ग्राम H2O, या हम ये कह सकते हैं 8 ग्राम H2 से मिलेगी 32 ग्राम H2O। यहाँ पर दिया है 24.08 गुणा 10⁻23 H2 के अणुओं के निर्माण के लिए कितने H2 तथा O2 के अणु आवश्यक होंगे। तो यहाँ पर अणु दे रखे हैं, हमें पता है 1 मोल में होता है 6.02 गुणा 10⁻23 है ना अणु। तो यहाँ पर हम यही स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे कि 2 मोल H2 के, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो संख्या से, प्राप्त होते हैं कितने, 6.02, सॉरी उतना ही प्राप्त होता है H2O। तो यहाँ पर हमें H2O के दे रखे 24.08 गुणा 10⁻23 अणु, समझ रहे हो, मतलब जो उसका सच का अणुभार है वही हमें दे रखा है, तो वह कितना ऑक्सीजन और कितना H प्राप्त होगा, तो वही ऑक्सीजन प्राप्त होगा, वही H हाइड्रोजन ही प्राप्त होगा जब हम इतना क्या लेंगे, H2O लेंगे, H2O के अणु लेंगे। समझ में आ रहा है। सीमांत अभिकर्मक अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेड रीजेंट। क्या होता है ये देखो, मान लो हमें बनानी है चाय, ठीक है। तो हम हमारे घर में हमारे पास रखी हुई है चाय के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध, पानी, चीनी, है ना। और तो इन तीनों चीजों की हमें आवश्यकता है। मान लो हमें चाहिए केवल दूध और चीनी, दूध और चीनी हमें चाहिए, मान लो, ठीक है। तो दूध हमारे पास जो है वो कितना है, एक इंसान के लिए हमें बनाने के लिए 1 कप दूध चाहिए रहता है, ठीक है। और शक्कर जो चाहिए रहती है मान लो 10 ग्राम, ठीक है। इतनी ग्राम हमें चीनी चाहिए रहती है। तो यहाँ पर जो हमारे घर में चीनी रखी हुई है वो तो 1 किलो है, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो दूध है वो कितना है, केवल 1 गिलास है। तो हमारा जो चाय बनेगी, हमारा जो हमें क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कितना कितना बनेगा, 1 ही तो चाय बनेगी, 1 कप ही तो चाय बनेगी, क्योंकि 1 कप ही दूध है। तो यहाँ पर हमारी चाय किस पर निर्भर कर रही है, चीनी पर या दूध पर, दूध पर ना। तो यही हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट, सीमांत अभिकर्मक। जो रिएक्शन जिस किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, क्या कहते हैं उसे, तो उस क्रियाकारी के ऊपर, मतलब क्रियाकारी पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, उसी को क्या कहते हैं हम, सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ, हमारा सीमांत अभिकर्मक हुई हमारी दूध, ठीक है। तो यहीं पर ऐसी कि सीमांत, अब इसकी परिभाषा देखो, सीमांत अभिकर्मक क्रियाकारी पदार्थ में से वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में पूर्णतः संपन्न होने पर पूरी तरह से प्रयुक्त यूज्ड हो जाता है। सीमांत अभिकर्मक कारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर उत्पाद पर निर्धारित कौन कर रहा है, हमारा सीमांत अभिकर्मक। दूध ही तो निर्धारित कर रहा है कि जो चाय है कितनी बनेगी, चीनी तो बहुत सारी है लेकिन दूध ही कम है, तो दूध ही निर्धारित करेगा कि चाय कितनी बनेगी, 1 ही कप बनेगी, ठीक है। आगे देखो इसके सवाल पर कि मान लो 3 ग्राम H2 दे रखा है और 29 ग्राम O2 से क्रिया कर H2 कितनी बनाएगी। तो यहाँ पर हमें 3 ग्राम H2 है, O2 दे रखी है, हमें पूछ रहा है इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, बनने वाला जल कितना बनेगा, या अभिकारक जो अनाभिकृत रह जाता है, जिसमें जो बच जाता है वो कितना बचा है। तो यहाँ पर हमें स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करना है रस समीकरण का। पहले हम लिखेंगे H2 2H2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं 2H2 हो। तो यहाँ पर 2 मोल H2 के बनाते हैं कितना, 4 ग्राम H2 से मिलता है 36 ग्राम H2O। तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 ग्राम H2 से हमें प्राप्त हो रही है ऑक्सीजन कितनी, 32 ग्राम। तो 1 ग्राम H2 को क्या करेंगे, 32/4 कर देंगे। हमें दिया है 3 ग्राम H2 के लिए, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 ग्राम H2 को से प्राप्त होगी कितनी, 24 ग्राम O2। यहाँ तो O2 ज्यादा है, तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पूरा इस्तेमाल हो गया, खत्म। और O2 क्या है, आवश्यक पदार्थ है। तो वो कितना बच गया भाई, 24 ग्राम निकला, तो बच गया हमारा 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम क्या है, ज्यादा O2 है, ठीक है। तो हमें H2O कितनी बनेगी, तो वो निर्धारित कौन कर रहा है यहाँ पर, अब 3 ग्राम H2 कर रहा है। तो हमें पता है कि 4 ग्राम H2 से मिलती है 36 ग्राम H2O। तो हम 32/4 कर देंगे 1 ग्राम H2 के लिए, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें प्राप्त होगा 27 ग्राम H2O। हमने तीनों निकाल लिया। सीमांत अभिकर्मक H है, सीमांत अभिकर्मक H2O की कितनी मात्रा होगी वो 27 ग्राम, और यहाँ पर जो बचा हुआ अनाभिकृत जो बिना यूज वाला है वो कितना है, 5 ग्राम O2 है, डाल लिया। अब यहाँ पर कह रहा है 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर NH3 प्राप्त की गई है। सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, यहाँ पर बनी हुई NH3 की मात्रा की गणना कीजिए। तो बहुत आसान है, 50 ग्राम नाइट्रोजन से 8 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है। सबसे पहले रस समीकरण मिला देंगे। यहाँ पर NH3 अमोनिया दे रखा है, तो हमें पता है N2 प्लस H2 से बनता है क्या, NH3 2NH3। तो N2 प्लस
3s2 जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 1 मोल N2 से मिलता है 2 मोल NH3, या हम ये कह सकते हैं 3 मोल H2 से मिलता है 2 मोल NH3। अगर हम इनका बाहर लिखेंगे तो 28 ग्राम होगा आणविक भार, इसका 6 होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, और 34 ग्राम NH3 होगा। तो हमें यहाँ पर पता है जब हम मोल निकालेंगे, किसके मोल, चलो मोल ही नहीं निकालते, हम यहाँ पर बात करते हैं, हमें 50 ग्राम दे रखा है, तो 28 ग्राम से मिलता है कितना, 34 ग्राम NH3, ठीक है, सॉरी ये कह सकते हैं 28 ग्राम N2 से मिलना है 6 ग्राम H2 बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 ग्राम N2 के लिए बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं सवाल करता हूँ, 1 ग्राम N2 की बात करें तो वो होगा 6/28। हमें दिया गया है 50 ग्राम N2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/28 गुणा 50, ठीक है। ऐसे ना करके अगर हम मोल की बात करें, क्योंकि अगर हम ग्राम में करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हमारी जो समीकरण बनेगी। अगर हम मोल की देखें, देखो भाई, अगर हम N2 के मोल निकाल लें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 50 ग्राम हमें दिया गया है, बटे में क्या उसका आणविक भार 24 है ना, N का, है ना, तो अगर वो आएगा हमारा N2 का जो भार आएगा वो आएगा 1.786, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2 दे रखा है, 8 ग्राम दिया गया है, 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो 4 H2 मोल आ जाएंगे। इसका मतलब कि 1 मोल के लिए N2 के 3 मोल H2 की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो 4 H2 के मोल है, और इससे ज्यादा क्या 1.786 N2 के मोल है। तो यहाँ पर N2 तो ज्यादा मात्रा में, लेकिन H2 क्या है, कम मात्रा में है। तो इसका मतलब हमारा H2 क्या है, वो सीमांत अभिकर्मक है, यही निर्धारित करेगा किसकी वैल्यू को, हमारी NH3 की। तो हमें क्या दिया गया है, 6 ग्राम, हमें पता है 6 ग्राम H2 से रस समीकरण विधि से 34 ग्राम NH3 बनता है। तो हमें 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 34 बटे में 6 कर देंगे, अब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 ग्राम से, तो हमारा आंसर आएगा 45.3 ग्राम NH3, ये हमें मिले प्राप्त होगी। हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ एनसीईआरटी के आप सवाल करें बैठकर, है ना, या आप कहीं और से ये मूल वाले सवाल करें, आप मूलरता मूललता वाले सवाल करें, है ना, आप रस समीकरण वाली चीज़ देखें, रमिश्र रस समीकरण वाले सवाल देखें, और मैं कहता हूँ सीमांत अभिकर्मक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें बस। और नियम जो मैंने बताया उन नियम को और अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, खुद से पढ़िएगा तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा।